दुख सीने में लिए, मंजिल की और मुँहों किए, अनथकी परवाज़ हूँ, अपनी राहें खुद हूँ चुनती, बंधनों से छन के बहती, बंधनों से छन के बहती, नदी का आगाज़ हूँ, नदी का आगाज़ हूँ, गूंजती आवाज़ हूँ। सभी सखी सहेलियों को सोनल और रश्मि का प्यार भरा नमस्कार। तो सखियों, हाजिर है लेकर फिर से एक बार आपका और हमारा पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत, जिसमें होंगी ढेर सारी हमारी बातें, जो होंगी कुछ ज्ञानवर्धक और कुछ मनोरंजन से भरी बातें। तो आप तैयार है ना आज प्रोग्राम सुनने के लिए? और हमारा मकसद यही होता है कि प्रोग्राम के माध्यम से हम मिलें और करें आपसे ढेरों बातें। बिल्कुल ठीक कहा तुमने सोनल। और आज तो वैसे भी संडे है, संडे मतलब फंडे, कुछ ना कुछ नया करने की सभी को चाह रहती है कि आज, क्योंकि ना तो बच्चों की क्लासेस होती हैं, ना हमारा ऑफिस का शेड्यूल इतना बिजी होता है, और कुछ ना कुछ नया ट्राई करने के लिए संडे सबसे बेस्ट है। और खास कर ट्राई करते करते हमारा प्रोग्राम सुनने का ये जो वक्त है सबसे बेस्ट है। बिल्कुल सही कहा रश्मि तुमने। और संडे की जब तुमने बात की ना, तो कुछ हटके संडे इसलिए होता है क्योंकि हम करते हैं अपने कुछ मन की बातें, कुछ ऐसी बातें जो रूटीन से हटकर होती हैं। और हमारा जो प्रोग्राम है महिला जगत, आप सबका फेवरेट, वहाँ भी संडे में एक नया सेगमेंट हमने जोड़ा है, और वो सेगमेंट हम थोड़ी देर में लेकर आएंगे। सोनल, हमारा प्रोग्राम महिलाओं के लिए बहुत खास है। हम हमेशा हमारे कार्यक्रम में महिलाओं के जज्बे को सलाम करते हैं। कुछ पंक्तियां मेरे मन में आ रही हैं, मैं सबसे शेयर करना चाहती हूँ। बिल्कुल। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं आगे क्या होगा, आखिर हौसले भी तो जिद्दी हैं। बिल्कुल रश्मि, तुम्हारी पंक्तियां सुनकर वाकई मन में एक नया जोश, नया उत्साह पैदा हो गया। और कार्यक्रम की जब हम बात करते हैं तो अपने कार्यक्रम में भी हम ऐसी कुछ बातें अपनी सखियों के साथ शेयर करते हैं जो कि जुड़ी होती हैं देश और दुनिया से, हमारे आसपास क्या घट रहा है उससे। तो ऐसा ही खास मौका अभी चल रहा है जिसके बारे में हम सभी अवगत हैं। सोनल, कहीं ये जोश 23 जुलाई से शुरू होने वाले ओलंपिक्स को लेकर तो नहीं है? जापान की राजधानी टोक्यो में 23 जुलाई से ओलंपिक खेलों का आयोजन शुरू हो चुका है, और भारत को ओलंपिक खेलों में हमारे चुनिंदा खिलाड़ी भारत को गौरवान्वित करने के लिए इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि वो हमारे देश के लिए नए कीर्तिमान अर्जित करे और देश को गोल्ड दिला सके। हाँ सोनल, हमारे पूरे 119 खिलाड़ी, जिसमें महिलाओं का बहुत अच्छा खासा नंबर है, मतलब वही महिलाओं की जो भागीदारी है, साझेदारी है, बहुत अच्छा नंबर है। 52 महिला खिलाड़ी इस बार हमारे देश की तरफ से पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, और ये कितना अच्छा नंबर है। मतलब महिलाएं आज किस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत और लगन का नतीजा है। सारी सामाजिक बंदिशों से सामंजस्य बिठाते हुए जो मुकाम महिलाएं हासिल करती हैं, जो उड़ान भरती हैं, उसको हमारा सलाम। रश्मि, तुमने बिल्कुल सही कहा। जो ये टोक्यो ओलंपिक्स इस बार हो रहे हैं उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो अच्छी खासी है। और हम हर खेल की अगर हम बात करें तो उसमें अगर हम बैडमिंटन की बात करते हैं तो इस बार पीवी सिंधु की अगर हम बात करें तो पीवी सिंधु ने रियो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। लेकिन अब भारत को सिंधु से कम गोल्ड मेडल जीतने की पूरी उम्मीद है। और अगर हम बॉक्सिंग की तरफ चलते हैं तो बॉक्सिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पिछले कुछ सालों में ओलंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन बेहतर ही होता गया है। बॉक्सिंग में भारत को स्टार खिलाड़ी मैरी कॉम के अलावा इस बार लवलीना, पूजा रानी, सिमरनजीत कौर अपनी पूरी भागीदारी के साथ इस ओलंपिक में हिस्सा ले रही हैं। और अगर अब बात करें जिम्नास्टिक्स की, तो प्रणीति नायक भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाली सिर्फ दूसरी जिम्नास्टिक हैं, और ये बहुत गर्व की बात है। और अगर बात करें हॉकी की, तो हॉकी के लिए बहुत अच्छी हमारी टीम पूरी 19 खिलाड़ियों की वहां पहुंच चुकी है, और उम्मीद है बहुत ही बेहतर प्रदर्शन की।
बिल्कुल तुमने हॉकी की बात करी रश्मि। तो महिला टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का इस बार अच्छा मिश्रण देखने को मिल रहा है। आक्रामक रक्षा और गोलकीपिंग जैसे अहम क्षेत्रों में अनुभव को तवज्जो दी गई है। और शूटिंग की अगर हम बात करें तो शूटिंग के लिए इतनी सारी महिला खिलाड़ी हमारी पहुंची हैं, जिनमें तेजस्विनी सावंत, अपूर्वी चंदेल पहले भी कीर्तिमान हासिल कर चुकी हैं, मनु भाकर, यशस्विनी देशवाल, अंजुम मुदगल ऐसे नाम हैं जिनसे हमें उम्मीद है कि बहुत से मेडल हमारे लिए लेकर आएंगी। ओलंपिक्स खेलों की बात अगर हम कर रहे हैं तो फेंसिंग इवेंट को हम कैसे भूल सकते हैं। भारत पहली बार इसमें हिस्सा लेने जा रहा है, जिसमें भवानी देवी ओलंपिक खेलों के फेंसिंग इवेंट में हिस्सा लेने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनने का उन्हें सौभाग्य मिला है। साथ ही साथ टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्फ में भारत को अच्छा प्रदर्शन करने की भी उम्मीद है। और अगर हम टेबल टेनिस की बात करें तो 2-3 दिन पहले मैंने एक बहुत ही अच्छे दिल को छू लेने वाली फोटो देखी थी, जिसमें सानिया मिर्जा अपनी बेबी के साथ थी। तो जहाँ देखो महिलाएं इतना अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद के साथ गई हैं, इतना अच्छा खेल रही हैं, साथ ही साथ दोहरी जिम्मेदारी कितनी बखूबी निभा रही हैं, है ना? बात तुमने बिल्कुल सही कही कि इस बार जो जिम्मेदारी है महिलाओं की बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उन पर भार है परिवार का भी, साथ ही साथ वो भारत को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं। कितनी खुशी की बात है हम सब महिलाओं के लिए। और यहाँ पर रश्मि, वेट लिफ्टिंग की हम बात ना करें तो वो कैसे चलेगा। तो यहाँ पर हम मीराबाई चानू जी की भी बात करना चाहेंगे, जो कि भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक्स के वेट लिफ्टिंग इवेंट में हिस्सा लेने वाली अकेली खिलाड़ी हैं। मीराबाई वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 2 है और वह गोल्ड मेडल के लिए फेवरेट भी मानी जा रही हैं। नेत्रा कुमानन ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नौका चालक हैं। और सोनल, अगर रेसलिंग की बात करें तो इस बार विनेश फोगाट और अंशु मलिक जैसे नाम हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उम्मीद है इस बार वैसा ही बेहतर प्रदर्शन होगा जैसा हर बार होता आया है, और हमारे देश का नाम एक बार फिर से रोशन करेंगे। टोक्यो ओलंपिक यह केवल एक खेल स्पर्धा से कहीं ज्यादा है। वैल्यू ऑफ एक्सीलेंस, दोस्ती और सम्मान एथलीट को खास बनाता है। पदक जीतने की कोशिश में हम खुद का प्रतिनिधित्व ही नहीं करते, हम अपने देश और ओलंपिक का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। किसी अन्य देश के पास इतनी शक्ति नहीं जितनी खेल के पास है। खेल में हम जीतना सीखते हैं, लेकिन उससे ज्यादा हम ये भी सोचते हैं कि हार को किस तरीके से लेना है। ईमानदारी के साथ सारे नियमों का पालन करते हुए हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, और यही जज्बा हम अगर अपनी दिनचर्या में भी शामिल करें तो हर मौके पर, हर उस मोड़ पर हम जीत हासिल करेंगे जहां पर हमें जीत के जज्बे के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद की जाती है। क्योंकि जिंदगी इसी का नाम है, बढ़ते जाना जिंदगी है, और जिंदगी में हर मुकाम पर मुश्किलें बेशक आती हैं, और मुश्किलों के साथ आगे बढ़ना ही जिंदगी का दूसरा पहलू है। बातें हमारी आगे भी जारी रहेंगी। एक प्यारा सा गीत इस बीच सुन लेते हैं मिलकर।
पत्थर के दिल में भी जगह बना ही लेता है, ये प्यार है अपनी मंजिल पा ही लेता है। जी हाँ सखियों, प्यार कहने को तो एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसमें समाई है पूरी दुनिया, क्योंकि प्यार अपने आप में किसी एक रिश्ते का मोहताज नहीं होता। यह तो वो अथाह सागर है जिसमें डूबकर हर रिश्ता मजबूत होता है, अपनी एक मंजिल पाता है। कहते हैं ना, खूबसूरत इंसान से मोहब्बत नहीं होती, बल्कि जिस इंसान से मोहब्बत होती है वो खूबसूरत लगने लगता है। जी हाँ, खूबसूरती हम सभी के अंदर मौजूद होती है। हर रिश्ता खूबसूरत होता है, हर इंसान खूबसूरत होता है, बस हमारा नजरिया उसे देखने का खूबसूरत होना चाहिए। सखियों, कबीरदास जी का एक खूबसूरत दोहा है जो हम सभी ने सुना है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। जी हाँ, कबीरदास जी के अनुसार मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर सभी लोग विद्वान नहीं हो पाए। उनका मानना था कि यदि कोई प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले तो वो ही सच्चा ज्ञानी होता है। और ये जो प्यार होता है ना, ढाई आखर वाला शब्द, जी हाँ, इसका जादू ही निराला होता है। और आज की सखियों, हमारी बातचीत का विषय भी यही है, जादू ढाई आखर प्रेम का। और इस प्यारी सी बातचीत में आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारी आज की खास मेहमान हेमू राजेंद्र जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। तो मैम, जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने प्यार की बातें करी, प्रेम की बातें करी, अपने आप में बहुत ही प्यारा सा शब्द है, तो आप प्रेम को किस तरीके से परिभाषित करती हैं? प्रेम को परिभाषित कैसे करूं, बड़ी दुविधा में डाल दिया आपने मुझे। इसे परिभाषित तो किया ही नहीं जा सकता, व्याख्या तो मैं करूं कैसे करूं। हाँ, ये जीने जैसा या होने जैसा कुछ है जी। तो बस यही है कि प्रेम में हो जाए। अब प्रेम में कैसे हुआ जाए, तो इस विषय में थोड़ा सा मैं ये कहूंगी कि प्रेम एक पराकाष्ठा है आपके जीवन की, जहाँ हर रिश्ते को हम प्रेम की चाशनी में डुबो डुबो कर अगर सींचे तो बहुत लंबा टिक सकता है। जैसे कि मैं एक गृहिणी हूँ तो मैं यही देख पाती हूँ, जैसे मैं देखती हूँ कि पति हैं, बच्चे हैं, दिन भर की थकान से घर में आते हैं, वो एक बहुत मानसिक ऊर्जा के साथ घर में अंदर आते हैं। तो मेरा पूरा दायित्व ये रहता है, या ये होना चाहिए हम घरेलू स्त्रियों का, कि वो जितनी देर में अपने वस्त्र इत्यादि को बदलें, उतनी देर में उनका पूरा मानसिक जो एक वेवलेंथ है उनकी, वो एकदम से चेंज हो जाए इतनी देर में। मतलब जो वो कप ऑफ टी हम लोगों के साथ बैठ के पिए, तो वो ऐसा ना हो कि वो उन्हीं मानसिक तरंगों के साथ पिए। तो ये प्रेम की शक्ति है। और एक ये प्रेम का जो जादू है, वो प्रेम का जादू ऐसा है जो अधूरा है, हमेशा अधूरा रहेगा। किसी के साथ हम 2 कदम भी चल लेंगे तो भी लगेगा अरे अधूरापन है अभी। किसी के साथ हम कुछ दे लेंगे, बांट लेंगे, तो भी हमें लगेगा कि बहुत अधूरे हैं अभी हम। तो आप प्रेम शब्द को ही अगर व्याख्या करें तो देखें कि प्रेम का जो शब्द है वो 2.5 अक्षर से बना है। 2 शब्द हैं इसमें और एक अधूरा है। तो कभी हम सोचें कि अधूरा क्यों है, तो यही जो अधूरा शब्द है, यही पूरी खोज, जिज्ञासा, तलब, तड़प, एक प्यास का कारण बनता है। तो इसीलिए हमेशा एक अधूरापन सा, एक हम और की हमेशा एक रहती है। और यही आध्यात्मिक एक सीढ़ी बनता है। तो प्रेम की खोज ही अंततः जो आध्यात्म की यात्रा है, जो स्पिरिचुअल जर्नी है, वो प्रेम की खोज ही है। मैं ऐसा मानती हूँ। बहुत प्यारी बातें आप कर रही हैं हेमू जी। और हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं को हम बता दें, हमारे साथ स्टूडियो में इस समय है बहुत ही प्यारे व्यक्तित्व की स्वामिनी हेमू राजेंद्र जी। और इनके बारे में हम आपको एक बात और बता दें कि ये होम मेकर हैं, लेकिन साथ ही साथ ये इतनी ज्यादा कनेक्ट हैं स्पिरिचुअली हर चीज के साथ कि इनकी बातों से ही ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। तो हेमू जी, जब आप बात करती हैं प्रेम की, तो प्रेम से जुड़ी बहुत सारी बातें कविताओं में, कहानियों में, यहाँ तक कि गजलों में, गीतों में हम अक्सर सुनते हैं, उसको महसूस करते हैं। तो आपसे जुड़ी हुई भी कोई बातें होंगी, कुछ ऐसी कविताएं होंगी जो आज हम आपसे सुनना चाहेंगे, हमारी सखियां सुनना चाहेंगी, तो प्लीज सुनाएं। बिल्कुल जरूर। इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि एक बॉलीवुड का बड़ा प्रसिद्ध गाना है, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। हाँ। तो जो प्रेमी है वो कवि हो ही जाता है, वो सृजन करेगा ही करेगा, वो किसी भी रूप में अभिव्यक्त हो सकता है। तो मैं आपको अपनी एक कविता ही सुना देती हूँ। कविता जो मैंने ही लिखी है वो मैं सुनाना चाहूंगी। और मैंने ये लिखी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं रोज रोज नए प्रेम में पढ़ रही हूँ। वो किसी व्यक्ति का प्रेम नहीं था, वो किसी वस्तु का प्रेम नहीं था, बस निरंतर अपने प्रति प्रेम था। जिसको भी देख रही थी उसके प्रेम में थी।
हाँ बिल्कुल। ये तो है कुछ- मुझे यहाँ आपने जो बात कही कि खुद के प्रति प्रेम, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेम खुद से करना आज के समय में बहुत जरूरी है। और ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे, बिल्कुल। हम किसी और से प्यार कैसे भी कर नहीं पाएंगे। पाएंगे। जी। तो ये कुछ इस तरह है कि प्रेम में पढ़ती हूँ, जीती हूँ, संभलती हूँ, बेहिसाब प्रेम को जो अब तक ना जाने किस किस से हुए, कभी मेरे ही सृजन, कभी कोई हंसी, कभी कोई दस्तक मेरे हृदय पर, कभी उसका आकर्षण, कभी कोई कृति, जाने कितने आकार प्रकार बने प्रेम के आधार, अनगिनत संबंधों में जीती हूँ प्रेम, जन्म लेता है रोज एक नया प्रेम। बहुत खूब। रोज जन्म लेता है एक नया प्रेम। बहुत खूबसूरत पंक्तियां आपने सुनाई। तो इन पंक्तियों को जब आपने लिखा तो आपके मन में क्या विचार चल रहे थे, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। विचार तो कुछ भी नहीं, विचार तो होते ही नहीं है। जब विचार हैं तो कविता नहीं लिखी जा सकती। जी। ये तो एक प्रेरणा है, आप लिखते जाते हैं स्वतः ही। बस ये था कि एक मतलब मैं अपने आप को बहुत आह्लादित महसूस कर रही थी जिस समय से लिख रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत लिखूं और लिखूं, मतलब किस किस को समेटूं इन शब्दों में। लेकिन जादू तो 2.5 अक्षर के प्रेम का ऐसा है कि आप समाहित कर ही नहीं सकते। तो ये थोड़ी सी एक दुविधा हो जाती है कि हम कवि लोगों के साथ या कवि हृदय के लोगों के साथ। बिल्कुल। तो जब हम प्रेम की बात करते हैं, 2.5 आखर प्रेम की जब बात करते हैं, तो उसको आप प्रकृति से, पर्यावरण से कैसे जोड़ पाती हैं? प्रकृति, हम भी तो प्रकृति ही है, हम भी प्रकृति के ही तो हम लोग सब एक जुड़े हुए हैं, एक हृदय के तार से जुड़े हुए हैं। वही चेतना मुझ में है, वही आप में है, और वही एक पेड़ पक्षी पशु सब में वही है। तो हम जुड़े हुए हैं। तो जब आप बहुत भावलोक में आते हैं, तो जब हम हृदय में आते हैं तो ये चीजें सब साक्षात होती है। बहुत संवेदनशील हो जाते हैं, एक वृक्ष के लिए भी, एक पक्षी के लिए भी। तो ये हो जाता है। ये तो मैं इसको ऐसे ही जोड़ के देखती हूँ कि प्रेम तो अनंततः बह ही रहा है। जैसे कोयल बोल रही है तो कितने आह्लादित हो जाते हैं हम, या नदी की कलकल सुनते हैं तो कितने आह्लादित हो जाते हैं। एक बच्चे की नई नई जन्म लिए हुए बच्चे की पुकार सुनते हैं तो कितने आह्लादित हो जाते हैं। और किसी गायिका का स्वर सुनते हैं तो आह्लादित हो जाते हैं, या किसी सुंदर स्त्री या पुरुष को देखते हैं तो कितने आह्लादित हो जाते हैं। तो प्रेम तो बह ही रहा है प्रकृति में, बिल्कुल। तो हम जितना खुद का जुड़ाव महसूस करते हैं प्रकृति के साथ, उतना ही उससे कनेक्ट हो पाते हैं, उतना ही उसको समझ पाते हैं और खुद में उसको महसूस कर पाते मैं हैं। ये कहूंगी कि जितने हम प्रेम में होते हैं उतना ही हम जुड़ पाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो यहाँ पर हेमू जी, जब हम प्रेम की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में एक नायिका, एक नायक की जो एक छवि है ना, वो सबसे पहले उभर कर सामने आती है। लेकिन प्रेम केवल एक नायक और नायिका की तरफ नहीं होता। प्रेम तो हम अपने माता पिता से भी करते हैं, भाई बहनों से भी करते हैं, मित्रों में परस्पर प्रेम होता है, कोई मानवता के प्रति आकर्षित होता है, तो कोई देश प्रेम को लेकर समर्पित होता है। और ये प्रेम के विभिन्न स्वरूप हैं। तो प्रेम का स्वरूप आपके लिए, आपके मायने में किस तरीके से है? मैं प्रेम का स्वरूप बिल्कुल एक शुद्धतम प्रेम की अवस्था में देखती हूँ। तो शुद्धतम जहाँ बिल्कुल आपका प्यार जो विभिन्न तलों पे हम जीते हैं। प्रेम होता है मतलब माँ बाप के साथ होता है, फिर वही प्रेम बच्चे के साथ है, टीचर के साथ है, अपने सास ससुर के साथ है, या अपने प्रेमी के साथ है, जिसके किसी के भी साथ होता है, या अपने पशु के साथ है, किसी के साथ भी है। तो उसके अलग अलग तल होते हैं। तो उन्हीं तलों पर हम जीते हैं उस प्रेम को। लेकिन हम वहाँ पे सब देखते हुए चलते हुए एक मतलब एक निरंतर एक विकासमान अवस्था में होते हैं उस सब प्रेम से गुजर के। हाँ, एक चीज और कहना चाहूंगी इसमें कि हमारी बड़ी गलत भ्रामक धारणा होती है कि हम लोग प्रेम को अपना अधिकार मान लेते हैं, कि क्योंकि वो हमें जन्मजात मिला हुआ होता है, वो स्वभावगत भी है। तो जैसे हम वो हार्मोनल है, बायोलॉजिकल है। लेकिन जिस प्रेम की कबीरदास जी ने कहा, वो हमें अर्जित करना पड़ता है, वो हमें विकसित करना पड़ता है, और वो सिर्फ प्रार्थना में ही संभव होता है। और प्रार्थना कभी भी शब्दों की चप्पल पहन के हो ही नहीं सकती। प्रार्थना हमेशा नंगे पैर ही होती है। तो मैं इसको इस तरह कहूंगी कि एक पराकाष्ठा है प्रेम। प्यार धीरे धीरे विकसित होकर प्रेम की अवस्था में पहुंचता है। वो रूपांतरण है, प्यार प्रेम में रूपांतरण है। जैसे एक तल है कि हम शुद्धतम रूप को कहें तो वो है, एक उसका निम्नतल रूप है जो आजकल देखने को मिलता है, वासना, आपका रेप हो रहा है, हिंसा हो रही है, घरेलू हिंसा हो रही है। तो ये प्रेम के तल हैं अलग अलग।
तो हम किस तल पे जीते हैं ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमारे प्रेम जो है अभी हमारा। बिल्कुल सही कह रही हो हेमू जी आप। और वैसे भी कहते हैं ना कि कह देने भर से प्रेम नहीं हो जाता। परिवार की सुरक्षा है, देश के प्रति आपका जो दायित्व है, संतान को संस्कार देने की जब बात आती है, और जीवन साथी के प्रति आभार, ये सब जो कर्तव्य हम पालन करते हैं, ये सब एक प्रेम का ही स्वरूप है। जब हम प्रेम को एक बंधन बना लेते हैं तो वो बंधन कहीं ना कहीं प्रेम को जकड़ लेता है। कहते हैं ना कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसे खुला छोड़ देना चाहिए, अगर वो आपका होगा तो लौटकर आपके पास जरूर आएगा। तो प्रेम में स्वतंत्रता कितनी जरूरी है, इस बारे में आप क्या सोचती हैं? प्रेम परम स्वतंत्रता है। प्रेम जो प्रेम में होगा वो भय मुक्त हो जाएगा, वो डरेगा नहीं। अगर डर है, भय है, तो प्रेम नहीं है। फिर तो वहां से हट जाना चाहिए, विकल्प तलाशने चाहिए। हम प्रेम के विकल्प नहीं तलाश पाते, इसीलिए हम मूव ऑन नहीं कर पाते। मूव ऑन नहीं कर पाते हैं तो डिप्रेशन, एक हिंसा, क्रोध हो जाता है, हम लोगों के अंदर आ जाता है। तो सबसे पहला तो ये कि बंधन नहीं होना चाहिए। उसको ये होना चाहिए कि अगर प्रेम नहीं है तो तुम जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। तो कोई बंधन नहीं है। मैं हाथ थामूंगा, मैं हाथ थामूंगी या थामूंगा तो मैं छोड़ भी सकता हूँ, तो उसको बंधन नहीं समझे। तो उतना ही स्वतंत्रता होनी चाहिए जितनी पकड़ने और छोड़ने में होती है। तो वहां अगर स्वतंत्रता है प्रेम में तो हम बिना भय के किसी से अपनी मन की बहुत बातें कह जाते हैं। और जहाँ डर है वहां हम बिल्कुल चुप हो जाते हैं, अपने आप में बंद हो जाते हैं, तो वहां प्रेम के अंकुर फूट भी नहीं पाते। तो ये एक बहुत बेसिक चीज है कि डर नहीं होना चाहिए। जिससे डर रहे हैं, जैसे मैंने बहुत जगह देखा है कि महिलाएं अपने पतियों से डर रही हैं, तो मैं नहीं सोचती कि वहां प्रेम का अंकुरण भी हो पाएगा। वो निभा लेंगी, वो ढो लेंगी एक संबंध को, लेकिन प्रेम नहीं है वहां पर। वहां बिल्कुल भी प्रेम नहीं। यानी कि अपनी जो एक स्वरूप है, अपना जो व्यक्तित्व है, उसमें अगर जब हम डर को समाहित कर लेते हैं तो अपना व्यक्तित्व कहीं ना कहीं हम खो देते हैं। और जहाँ स्वतंत्रता होती है, सब कुछ कहने की, सुनने की, समझने की हमें आजादी होती है, तो प्रेम और ज्यादा निखर कर सामने आता है। जैसे आपने कई बार ये नोट किया होगा, जैसे हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो कोई अनजान आदमी होता है और हम अनायास ही उससे ऐसी ऐसी चीजें कह जाते हैं जो हम अपने परिचित या अपने फ्रेंड से भी नहीं बोल सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या होता है, क्योंकि उससे कोई भय नहीं है, उसके बदले में ये नहीं प्रत्युत्तर कोई आएगा या कोई डांट पड़ेगी या ऐसा कुछ होगा, वैसा कुछ भी नहीं होता। तो हम ये एक जैसे प्रेम और प्रेमिका बैठे हैं, कई बार हम देखते हैं तो बस वो बैठे हैं, वो बात भी नहीं कर रहे होते, बस वो बैठे होते हैं। तो उनकी उपस्थिति मात्र ही वो एक दूसरे को ऊर्जावान बनाती है, उन दोनों को पूरक, मतलब परिपूरक हैं वो एक दूसरे के। तो ये प्रेम का जादू है। बिल्कुल सही कहा आपने। और कहते हैं ना हेमू जी की सबकी अपनी अपनी पसंद नापसंद होती है, सबकी अपनी मनोवृत्ति होती है। प्रेम कोई वस्तु नहीं है कि जिसे हम बलपूर्वक या उसको अपने वश में करने की कोशिश करें। ये तो एक शक्ति है, एक ऐसा बंधन है जो कि स्वतंत्र बंधन, जिसे हम कह सकते हैं कि हम बंधे हुए भी हैं लेकिन फिर भी खुद में स्वतंत्र हैं। और इसीलिए प्रेम स्वतंत्रता चाहता है, क्योंकि ये हमारे व्यक्तित्व में निखार लाता है, ना कि हमें किसी बेड़ी में बांधता है। तो इस बीच एक प्यारा सा गीत अगर हम सुन लें तो कैसा रहे? जी बिल्कुल। तो आपकी पसंद का कोई गीत या फिर कुछ ऐसी बातें जो आप गुनगुनाकर हम सभी के साथ शेयर करना चाहें? जरूर। जगजीत सिंह की गजल है, वो मुझे बेहद पसंद है। लिखा था जिस किताब में कि इश्क तो हराम है, लिखा था जिस किताब में कि इश्क तो हराम है, हुई वही किताब गुम, बड़ी हसीन रात। बहुत खूबसूरत, कितना मधुर गाती हैं आप हेमू जी। और आपकी जो आवाज है उसको सुनकर तो बस लगता है कि आपको सुनते ही जाएं। और वाकई में प्रेम की जब हम बात करते हैं, शुक्रिया, और जब हम प्रेम की बात करते हैं तो वाकई में मन में कई सारे सवाल उठते हैं कि हम किसी बंधन में बंधकर प्रेम करें या फिर अपनी पसंद का जो एक शौक होता है उसमें बंधकर प्रेम करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें किसी रिश्ते में जोड़ दिया जाता है, हम चाहकर भी उस रिश्ते में जुड़ना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सामाजिक दबाव कह लें या फिर ऐसी मनोवृत्ति होती है इंसान की कि बंदिशों में होकर उसे किसी रिश्ते से जुड़ना पड़ता है और उसको निभाना पड़ता है। तो ऐसे में किसी की स्थिति प्रेम को लेकर कैसी होती है, इस बारे में आप क्या कहेंगी? इसमें तो यही है कि प्रेम की स्थिति उसके लिए तो है ही नहीं, बिल्कुल। आप उसे भूमि ही नहीं दे रहे तो आप कैसे बीज का बीजारोपण करेंगे? तो भूमि तो दें हम, बस उसमें ये है कि हम जो स्त्रियां हैं वो
प्राकृतिक रूप से बहुत ही हृदयवान बनाई है, प्रकृति ने बहुत हृदयवान बनाई है। तो ये एक हमारा प्लस पॉइंट है कि हम हृदय में जीते, तो हम प्रेम को कहीं भी, जैसे अपने घर की रोजमर्रा की चीजों में या अपने बच्चों में, अपने रिश्ते में, तो एक स्त्री घर बनाती है तो वो प्रेम का घर बनाती है। तो ये मैं कहना चाहूंगी। तो वो इस तरह अपने आप को डाइवर्ट कर सकती है, कुछ हॉबीज डेवलप कर सकती है, जैसे अपने कुछ प्लांट्स हुए, अपने घर की कोई चीजें हुई। और जो मैंने जो पाया, वो जो मैं कहूंगी कि प्रेम को विकसित कैसे किया, तो घर के छोटे छोटे कामों में अपने आप को इंटरेस्ट लिया, रस दिया। तो जब मैंने रस पैदा किया अपने अंदर, तो मुझे प्रेम, उनके प्रति प्रेम हुआ, संवेदना हुई। फिर मेडिटेशन कुछ किया, ध्यान किया, तो ध्यान से अपने आप को जानने का मौका मिला। तो पता चला कि पहले मुझे स्त्री होना है, जो मैं खो चुकी हूँ शिक्षा में और इस सब चीजों में जो आजकल का माहौल चल रहा है। तो स्त्री बची नहीं, तो सबसे पहला मुझे यही ख्याल आया कि मुझे स्त्री होना है। मुझे स्त्री में कैसे बनूं? तो स्त्री के सारे गुण धीरे 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 धीरे, कि हमने क्या खो दिया, ममता है, दया है, करुणा है, इस तरह की जो जितनी भी प्यार से रिलेटेड, जैसे होता है ना कि अगर प्यार आ गया तो उसके पीछे सारी चीजें श्रृंखलाबद्ध आपके पास आ जाती है, वही सब कुछ होता है। तो ध्यान जादू है, मतलब ध्यान का जादू प्रेम का जादू है, ये कह सकते हैं आप कि जो ढाई आकर का जादू है वो ध्यान से शुरू होके और पराकाष्ठा है, वो आध्यात्म की पराकाष्ठा है, वो ध्यान से प्रेम संभव हो पाएगा। बिल्कुल। ध्यान ये नहीं है कि मैं बैठ जाऊं या मैं ये ध्यान करूं। ध्यान मेरा कुछ भी हो सकता है, मेरे माता पिता हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, घर हो सकता है, और अपना काम हो सकता है जी। जैसे कबीरदास जी ने तो चंदरिया बुनबुन के, जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया ये शब्द, तो चंदरिया बुनबुन के ही पा लिया। वो राम के लिए बुनते थे और राम को ही बेचते थे, और खुद बुनते बुनते राम हो गए। तो ढाई आखिर प्रेम का ये है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब प्रेम की बात चल रही है, तो आपके जीवन साथी के बारे में कुछ हम ना जाने तो ये तो हो नहीं सकता। तो उनकी नजरिए से आप अपने प्रेम को कैसे देखती हैं? एक्चुअली वो बहुत ही एक स्पिरिचुअल टेस्ट के प्राणी हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं वो भी। और वर्तमान में वो सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर हैं अभी। और सबसे पहला तो उनका ही मुझे बहुत शुक्रिया करना पड़ेगा कि मेरी जिंदगी में जो भी ये फूल विकसित हुए वो उन्हीं की वजह से हैं। बहुत, जैसे होता है ना कि आप एक कोरा कागज होते हैं, तो उस कागज पे उन्होंने धीरे 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 करके मुझे संवारा है, मुझे निखारा है, मुझे बनाया है। तो उसके लिए मैं हमेशा बहुत कृतज्ञ रहती हूँ। और उनके साथ जी के मुझे पता चला कि वो बड़े साइलेंस लवर हैं, वो अकेले रहते हैं, और बस जैसे उनका बड़ा रहता है कि वो बहुत लंबी छुट्टियां ले लें और वो एकांत में रहें, शांत रहें। तो वो मुझे भी साथ ले जाते थे। तो जैसे छुट्टियां ले ली उन्होंने साल भर की अपनी जॉब से, और फिर वो चले गए। तो ऐसे समय में उनके साथ रह के अपने आप को जानने का मौका मिला, और उन्होंने मुझे पूरा स्पेस दिया, जिसकी हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत कमी है। पत्नी को स्पेस देना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने मुझे मेरे हाल पे बिल्कुल छोड़ दिया कि तुम्हें जैसे जीना है तुम जियो। वही हमने बच्चों के साथ किया। तो मुझे जब मेरा स्पेस मिला, तो मुझे मेरे ऊपर ही लौट के आने का मौका मिला। तब मुझे मेरी सारी लोभ, मेरी ईर्ष्या, मेरी मतलब सारी चीजें जो हेट्रेड जो अंदर होती है ना, जिनकी वजह से प्रेम में रुकावट है, वो सारी मुझे दिखने लगी। तो धीरे धीरे करके फिर मैंने उनको कोशिश की कि कम हो। और देखने, जैसे होता है ना कि अंधेरे में आप जा रहे हैं और आपके पास एक टॉर्च है, तो टॉर्च जलाते ही अंधेरा खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही होता है कि जब आप कोई भी अपनी किसी भी वासना को या किसी भी उसको देखते हैं, तो वो वहाँ खत्म हो जाती है। तो उसमें जरूरत नहीं होती कि हमें कुछ एफर्ट डालने पड़े। तो वो दृष्टि ही बहुत थी कि जो खत्म करने के लिए। तो धीरे धीरे मैं मानती हूँ कि प्रेम की वजह से, उनके प्रेम की वजह से मेरा ये प्रेम जो है वो साकार हुआ है, निखर के आया है और विकसित हो रहा है। बिल्कुल, यानी कि जीवन साथी के रूप में आपने अपने प्रेम को पाया, उसे साकार किया, और आपकी पर्सनैलिटी में कहीं पर भी इसमें कमी नहीं आने दी। उन्होंने आपको पूरा सपोर्ट किया, और इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। तो चलते चलते हेमू जी, आप हमारी सखियों को क्या कहना चाहेंगी? मैं अपनी सखियों को यही बोलूंगी कि घर में प्रेमपूर्ण वातावरण बनाए, बहुत प्रेमपूर्ण। मतलब आप के घर में आपके हस्ताक्षर होने चाहिए, घुसते ही लगे कि आहा, यहाँ ये है, घर स्वर्ग होता है। स्त्री ही मकान को घर बनाती है। आपको लग रहा है कि आप बहुत विचलित हैं, तो थोड़ा देर शांति से बैठ जाएं, अपने आप को अपना अवलोकन करें कि कारण क्या है, कारणों को जानने का कोशिश करें। और जैसे ही कारणों को जानेंगे तो आपको हंसी आएगी, आपको लगेगा अरे बड़े तुच्छ से कारण है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, कुछ भी हो सकते हैं वो। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप
बहुत हृदय की स्वामिनी बने। स्त्री अपने अपने अंदर की स्त्री जो खो गई है उसे खोजें। बहुत खूब। तो चलते चलते हम अपनी सखियों को यही कहेंगे कि हालात जो भी हों, हर हाल में एक दूसरे को समझ पाना ही सच्ची मोहब्बत है। और आपकी बातों से वाकई में ये लगा हेमू जी कि आपने जो ढाई आखर प्रेम का जो जादू है वो आज हमारे स्टूडियो में बिखेरा है। हम सभी उससे बहुत प्रभावित हुए हैं, आपकी पर्सनालिटी से बहुत प्रभावित हुए हैं। आपसे मिलना, आपसे बातें करना वाकई में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए। बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला आपसे। अच्छा, मैं जाते जाते एक हास्य की बात और करना चाहूंगी। जो मेरा पुट रहता है कि ढाई आखर का जादू, तो मैं यही कहूंगी आजकल तो जादू मेरे बाबू ने थाना थाया या नहीं, इसका जादू ज्यादा है। तो सोना बाबू ज्यादा बन रहे हैं, प्रेमी नहीं है इतने। यानी दिखावटी प्रेम का जो मोह है वो बढ़ता जा रहा है कहीं ना कहीं। प्यार का जो रूप होता है ना, जो एक पवित्र रूप होता है, उसको अपनाएं, जीवन में खुशियां लाएं, प्रेम को विकसित करें, प्रेम को विकसित करें, प्रेम की सीढ़ियों को चढ़ें। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके हेमू राजेंद्र जी। बिल्कुल, आप सबका शुक्रिया करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके कि बहुत प्रेमपूर्ण माहौल है, बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा नहीं लगा कि कोई नई जगह आई हूँ या क्या कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्यार में होता है क्या जादू, तू जाने या मैं जानूं। प्यार में होता है क्या जादू, तू जाने या मैं जानूं। रहता नहीं क्यों दिल पर काबू, तू जाने या मैं जानूं। प्यार में होता है क्या जादू, तू जाने या मैं जानूं।
जैसे हरियाली और सावन, जैसे बरखा और बादल, ओ जैसे हरियाली और सावन, जैसे बरखा और बादल। तेरे लिए मैं, मेरे लिए तू जाने या मैं जानूं। प्यार में होता है क्या जादू, तू जाने या मैं जानूं। रहता नहीं क्यों दिल पर काबू, तू जाने या मैं जानूं। तू जाने या मैं जानूं। तू जाने या मैं जानूं। कार्यक्रम चल रहा है महिला जगत और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज से शुरुआत हुई है सावन के महीने की। जी हाँ, सावन का महीना जिसका इंतजार बेसब्री से सभी को रहता है क्योंकि ये मौसम है खुशबू का, रंगों का, आस्था का। बिल्कुल सही कहा रश्मि तुमने। वाकई में ये जो महीना है यानी कि आज से लेकर 22 अगस्त तक सावन का प्यारा सा सुहाना सा मौसम, सुहाना सा सावन का मौसम हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। बूंदों के मोती बिखेरे सावन ने रंगीली छटा ओढ़ ली है इस धरा ने। सर पे चूनर धानी, सावन आया याद आई गांव की, बागों के झूलों की, वो मिट्टी की महक मन में समाई। बहुत खूब। सावन का जो मौसम होता है ना, वाकई में रश्मि, ये मौसम हम सभी को भाता है। झुलसा देने वाली गर्मी और उमस के बाद सावन की ठंडी बयार हम सभी को भली लगती है। कभी रिमझिम हल्की फुहारें, कभी घनघोर घटाएं, सारी प्रकृति धुलकर निखर सी जाती है। प्रकृति की सुंदरता मन को मोह लेती है और सचमुच ये ऊपर वाले का एक चमत्कार ही तो लगता है। हर जगह इंद्रधनुषी आभा छाई रहती है। और सोनल, ऐसा नहीं लगता कि जब बारिश होती है कि मन करता है हम फिर से बच्चे बन जाएं और उसी उल्लास से बारिश का आनंद ले जैसा कि बचपन में लिया करते थे। बिल्कुल। हाँ, आज भी हम ले सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम रुक जाते हैं। कोई देखेगा तो क्या कहेगा। मगर मैं तो सबको कहूंगी कि खूब बारिश का मजा लीजिए, एंजॉय कीजिए क्योंकि ये पल हमें बार बार नहीं मिलते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। बचपना कहीं ना कहीं अच्छा लगता है क्योंकि ये हमें सारी तनावों से दूर कर देता है, हमें फिर से रिफ्रेश कर देता है, फिर से नई ताजगी से भर देता है ताकि हम जीवन की आने वाली चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए फिर से तैयार हो जाएं। तुम्हारी इस बात से मुझे एक चीज याद आई कि जब भी हमारा मन कैसा भी हो, उदास हो या बोझिल सा हो, लेकिन जब बारिश की हल्की हल्की बूंदें मिट्टी पर पड़ती हैं और वो खुशबू और वो बारिश में कभी मोर का नाचते हुए देखना या फिर इंद्रधनुष का दिखना मन को अपने आप उल्लास से भर देता है ना। उल्लास से भरने की जब तुमने बात की तो एक प्यारा सा गीत सावन में झूमता हुआ हम भी सुन लेते हैं और खुद को आनंदित कर लेते हैं। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना थे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना थे मोर। राम गजब ढाए ये पुरवैया, नैया संभालो कित खोए हो खिवैया। राम गजब ढाए ये पुरवैया, नैया संभालो कित खोए हो खिवैया। ओए पुरवैया के आगे चले ना
कोई जोर, जियरा रे झूमे से जैसे बनमाना चे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना थे मोर। जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा, जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा। मर्जी है तुम्हारी ले जाओ जिस ओर, जियरा रे झूमे रे ऐसे रे जैसे बनमाना चे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर। जिनके बलम मेरी गए हैं विदेशवा, आई है लेके उनके प्यार का संदेशवा। जिनके बलम मेरी गए हैं विदेशवा, आई है लेके उनके प्यार का संदेशवा। सारी मतवारी घटाई घन घोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर। जियरा रे झूमे रे ऐसे रे जैसे बनमाना। भाई वाह, इतना मीठा गीत, इसमें मैं और तुम तो खो ही गए और हमारे सभी श्रोता भी खो गए, क्योंकि सावन का महीना, सावन का गीत तो कहने ही क्या। और हमारी भारतीय फिल्मों में, हमारी हिंदी फिल्मों में सावन को इतने अच्छे से दिखाया गया है। हमेशा जब पिक्चराइजेशन है या गाने हैं, संगीत का जादू और सावन का जादू जब दोनों मिलते हैं तो इतने मधुर गीत निकल कर ही आते हैं। और हमने देखा है कि हमारे भारतीय संगीत में, भारतीय फिल्मों में सावन के गीतों को इतना सुंदर बनाकर पेश किया गया है। चाहे पिक्चराइजेशन ले लो, लिरिक्स ले लो या फिर उनकी धुन, हमें हमेशा सावन की बूंदों में भिगो कर रख देती हैं। बिल्कुल सही कहा रश्मि। हिंदी सिनेमा में पहले से ही सावन के महीने को लेकर गाने बनते आए हैं जो हमेशा सुपर डुपर हिट रहे हैं। और पुराने गानों में तो कई ऐसे सदाबहार गाने हैं जो आज भी हम सभी के दिलों में बसते हैं। सावन का महीना पवन करे शोर या ऐसा कोई भी गीत जब हम सुनते हैं तो चाहे बारिश आ रही हो चाहे ना आ रही हो, हम उन गीतों के बोलों में कहीं भीग से जाते हैं और आनंदित हो उठते हैं हर गीत के साथ। हाँ, और तुमने देखा कि पहले जो हमारे 50 के दशक से लेकर 80 के दशक तक बहुत सारे प्यारे प्यारे गीत रचे गए हैं जो आज भी बारिश शुरू होते ही हम सुनते हैं या कहीं ना कहीं हमें सुनाई पड़ते हैं। और उस समय तो ये था कि ढोल बजाकर सावन के आगमन का संदेश दिया जाता था और वही संदेश हमें उन गानों में सुनने को मिलता था। सही कहा रश्मि तुमने। अगर हम किसी भी दशक की बात करें, हर दशक में सावन से जुड़े बहुत से गीत हुए हैं और उसको सुनकर मन आनंदित हो जाता है। तो क्यों ना एक प्यारा सा गीत और सुन लिया जाए। कुछ कहता है ये सावन, क्या कहता है, कुछ कहता
कहती है ये बदली, क्या कहती है, वो कुछ कहती है ये बदली। और क्या कहती है, शाम सवेरे दिल में मेरे तू रहती है, ओए तू रहती है। रिमझिम गाता है पानी, क्यों गाता है, प्रीत में साजन गीत ये जीवन बन जाता है, बन जाता है। फिर आई पुरवाई, क्यों आई है, फिर आई पुरवाई, क्यों आई है, सजनी तेरा प्रेम संदेशा ये लाई है। भीगी भीगी रातों में, क्या होता है, ओ भीगी भीगी रातों में, क्या होता है, नींद न आए हमको हाय जग सोता है, जग सोता है। खिलती है तब कलियां, कब खिलती है, खिलती है तब कलियां, कब खिलती है, तेरी अखियां मेरी अखियां जब मिलती हैं। छम छम बजती है पायल, कब बजती है, छम छम बजती है पायल, कब बजती है, प्रेम के पथ पर रूप पठाकर जब लगती है, हाय जब लगती है। भाई कितना प्यारा गीत अभी हमने सुना। कुछ कहता है ये सावन, और सावन के हर गीत में कुछ ऐसी खूबी होती है जिससे हम उससे कनेक्ट कर पाते हैं। कहा गया है ना, देख नभ में सावन के बादल, नाचे मयूर ठंडी हवा के झोंके, मन भावन लागे, सुंदर लगे हवा से लहराते, ताल का पानी फूलों और पत्तों पे निखार लाया पानी, बूंदों के मोती बिखेरे सावन ने, रंगीली छटा ओढ़ ली इस धरा ने। और वाकई में इस धरा की जो रौनक है वो सावन में देखते ही बनती है। हाँ सोनल, बिल्कुल। हमने बहुत सारे फिल्मी गीतों की बात की और बहुत सारे फिल्मी गीत और उनके दृश्य, नायक नायिकाओं के बारिश में भीगते हुए चेहरे और बहुत सी स्वर लहरियां हमारे कानों से होकर गुजरती रहीं। लेकिन बारिश की मस्ती के भी कुछ गीत बने हैं। तुमने वो गीत सुना है, आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो? बिल्कुल सुना है, और हमारी सभी सखियों ने भी सुना होगा। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि हमें फिसलना नहीं है, बारिश के मौसम में सतर्क भी रहना है। फिल्मी गीतों पर आप बेशक एंजॉय कीजिए, लेकिन अपने आप को संभालते हुए। बिल्कुल। और जब तुमने संभालने की बात की तो मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अपने सभी श्रोताओं के साथ शेयर करनी है, और वो है हमारी कोविड हेल्पलाइन नंबर्स, क्योंकि ये सब हमारी सेफ्टी के लिए ही बनाए गए हैं और इसकी जानकारी होना आप सभी को बहुत जरूरी है। श्रोताओं, कोविड से जुड़ी किसी भी तरह की मदद के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 या राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर आप फोन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। एक बार नंबर फिर से नोट कर लें, 14567। और श्रोताओं, साथ ही आपसे ये गुजारिश करेंगे कि किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, हमारे बीच ही है। लेकिन हमें सतर्क रहना है, हमेशा मास्क का प्रयोग करना है, हाथों को बार बार धोते रहना है और सैनिटाइजर का प्रयोग तो करना ही है।
बिल्कुल, ये सारी बातें हैं, ये सारी गाइडलाइंस हैं, ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है ताकि हम स्वस्थ रह सकें। और ये जो उम्मीद की जा रही है कोरोना की तीसरी लहर आने की, भगवान न करे ये लहर आए, और इससे बचने का सीधा सा साधन है कि हम सतर्क रहें, जागरूक रहें और जो भी कोरोना प्रोटोकॉल्स हमें बताए गए हैं उसका पालन करें ताकि हम एक स्वस्थ दिनचर्या के साथ आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और हमें कोरोना को हराकर सक्सेस हासिल करना है, क्योंकि सक्सेस की सबसे खास बात है मेहनत करने वालों पर ये फिदा है, सतर्क रहने वालों पर ये फिदा है। हम सब सुरक्षित रहेंगे, इसी विश्वास के साथ आपसे फिर मिलने का वादा करते हुए अपनी होस्ट और दोस्त रश्मि और सोनल को दीजिए अनुमति। नमस्कार। सुख दुख सीने में